आज हम लोग पढ़ेंगे वन विद्रोह। क्योंकि पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि लोगों को जो है वो जंगल में जाने के लिए मनाही कर दी गई थी और लोगों को जो है वो जबरन जो है वो भर्ती कर लिया जा रहा था। झारखंड के संथाल और उरांव और छत्तीसगढ़ के गोंड समुदाय के जो लोग थे उन लोगों को जबरदस्ती जो है वो चाय बागान में काम के लिए ले गया और वहां पर उससे जो है वापस आने का कोई तरीका नहीं था, तो लोग वहां पर ही फंसकर रह गए थे। तो जब लोगों के ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहा था, लोगों को जंगल में जाने के लिए मनाही कर दी गई थी, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करते हैं तो विद्रोह करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वन विद्रोह। तो मेरा नाम है नयन, स्वागत करता हूँ आपका बिहारी मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है वन विद्रोह। ठीक है, तो चलो देखते हैं वन विद्रोह में क्या क्या हुआ। हिंदुस्तान और दुनिया भर में जितने भी वन समुदाय के लोग थे उन्होंने क्या किया, तो उनके ऊपर जो ये किया गया था तो उनके ऊपर जो बदलाव थोप दिए गए थे उनके खिलाफ इन्होंने बगावत की। उनके ऊपर जो ये किया गया था, बदलाव थोप दिए गए थे, उनके खिलाफ जो है इन्होंने बगावत की थी। ठीक है, संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीत और कथाओं में अंग्रेज के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। ठीक है, संथाल परगना में कौन, तो सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू। ठीक है, सिद्धू कानू मुर्मुर। तो हम लोग जो है, जैसे देखो मैं झारखंड से हूँ, मैं झारखंड में देवघर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो संथाल परगना के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो संथाल परगना के अंतर्गत आता है। फिर दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, तो ये सब जो है वो संथाल परगना के अंतर्गत आता है। तो संथाल परगना से जो थे वो महान दो नेता थे, महान दो आदिवासी ये थे, क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था सिद्धू। पहला का नाम था सिद्धू और दूसरे का नाम था कानू। ठीक है, तो इनके नाम पे जो है वो झारखंड में एक यूनिवर्सिटी भी है, सिद्धू कानू मुर्मुर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है शॉर्ट में SKMU बोला जाता है। ठीक है, SKMU बोला जाता है, यानी सिद्धू कानू, M से मुर्मू और U से यूनिवर्सिटी। तो इनके नाम पर जो है वो झारखंड में यूनिवर्सिटी भी है। तो संथाल परगना में सिद्धू और कानू और छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीत और कथाओं में अंग्रेज के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कौन, तो अल्लूरी सीताराम राजू और छोटा नागपुर से बिरसा मुंडा और संथाल परगना से आपके हो गए सिद्धू और कानू। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे एक विद्रोह का विस्तार में अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग जानेंगे कि 1910 में जो है वो बस्तर रियासत में आखिर में ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, आखिर में ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बस्तर में जो है वो विद्रोह तो हुआ, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि बस्तर में कैसे लोग रहते थे, बस्तर में जो है वो कैसे लोग रहते थे। ठीक है, तो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, बस्तर जो है वो क्या है, तो जो ये जो है वो दक्षिणी छोर पर है, छत्तीसगढ़ का जो है वो दक्षिणी छोर पर है और ये साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से लगा हुआ है। इसकी जो सीमा है वो किस किस से है, तो उड़ीसा से है, महाराष्ट्र से है और साथ साथ में आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, उड़ीसा से लगा हुआ है और महाराष्ट्र से लगा हुआ है इसकी सीमा। ठीक है, बक्सर का जो है वो केंद्रीय भाग क्या है, तो पठारी है। बक्सर का केंद्रीय भाग क्या है, तो पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इसका क्या है, तो इसका जो है उत्तर में क्या है, तो उत्तर में जो है वो छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, उत्तर में देखो तो उत्तर में जो है वो क्या पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान पड़ता है और इसका जो है वो दक्षिण में गोदावरी मैदान पड़ता है। दक्षिण में क्या हो जाता है, तो दक्षिण में जो है वो गोदावरी मैदान पड़ता है। इंद्रावती नदी जो है वो बक्सर से आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। इंद्रावती नदी जो है, यहाँ पर देखो जो इंद्रावती नदी है वो क्या है, तो वो जो है वो बक्सर से आर पार क्या है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। ये जो नदी है वो पूरब से लेके पश्चिम की ओर बहती है। इंद्रावती नदी जो है वो बक्सर के आर पार, मतलब बीच से जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर
सॉरी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बक्सर में मारिया और मुरिया गोंड, धुरवा और भद्रा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। बस्तर में कौन कौन रहते हैं? तो बक्सर में मरिया, पहला कौन हो गया? तो मरिया, दूसरा मुरिया और गोंड, मुरिया गोंड, ठीक है, मुरिया गोंड हो गया। तीसरा हो गया धुरवा और चौथा हो गया भतरा और पांचवा हो गया हलवा। तो ये जो है वो समुदाय का नाम है। ये क्या है? तो आदिवासी समुदाय का नाम है। ये सब कहाँ रहते थे? तो ये सब जो है वो बस्तर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो बस्तर में ये लोग रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनकी रीति रिवाज और विश्वास जो है वो एक जैसा है। इन लोगों का बोलने का जो है वो तरीका अलग है, लेकिन इन लोगों का जो रीति रिवाज है, आदिवासी समुदाय का जो रीति रिवाज है वो क्या है? तो वो जो है वो एक जैसा है। ये लोग जो है वो रीति रिवाज में एक जैसा विश्वास रखते हैं। बस्तर के लोग जो हैं वो मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है। बस्तर के लोग क्या मानते हैं? तो बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव के लोगों को उसकी जमीन जो है वो धरती माँ से मिली है। ये बात याद रखना कि हर एक गांव के लोगों को जमीन जो है वो धरती माता से मिली है। ये कहाँ के लोगों का मानना है? तो ये जो है वो बस्तर के लोगों का मानना है। ठीक है, याद रखना ये लोग जो है वो कहाँ के लोगों का मानना है? तो ये जो है वो बस्तर के लोगों का मानना है। और बदले में वे प्रत्येक खेती हर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्योंकि ये लोग जो है वो धरती को माता मानते हैं, हम लोग भी धरती को माता मानते हैं। तो ये लोग जो है वो क्या करते हैं? तो ये लोगों का मानना है कि जमीन जो है लोगों को वो धरती माँ से मिली है। और ये जो है बदले में क्या करते हैं? जब भी इनका खेती हो जाता है, जब भी फसल की कटाई करते हैं ये लोग, तो क्या करते हैं? तो धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं और एक त्योहार के रूप में जो है वो खेतीहर त्योहार मनाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। ये लोग क्या है? तो धरती के साथ साथ नदी, जंगल और पहाड़ की आत्मा को भी ये लोग मानते हैं। ये लोग शुरू से जो है वो क्या है? तो प्रकृति का पूजा करते आ रहे हैं। प्रकृति मतलब जो भगवान के द्वारा है, जैसे पहाड़ हो गया, जंगल हो गया, नदी हो गया, धरती हो गया। तो ये सब क्या है? तो ये सब जो है वो प्राकृतिक चीज है। तो ये लोग जो है आदिवासी लोग जो है वो शुरू से जो है वो प्रकृति का पूजा करते आ रहे हैं। क्योंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए ये लोग जो है इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं का देखभाल करते हैं। ठीक है, देश की मतलब गांव की चौहद्दी देखो, एक जमीन होता है, जमीन का नक्शा होता है, जैसे मान लो तो उसकी कुछ चौहद्दी होती है। चौहद्दी मतलब होती है कि जैसे मान लो यहाँ पर इस ये जो है राम का है, ठीक है, ये जमीन राम का है। तो राम को पता है कि ये जो है उत्तर दिशा है, ये क्या है? नहीं, ये पूरब दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और इसके बाद फिर ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दक्षिण दिशा है। ठीक है, हम लोग अपने लैंग्वेज में दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, तो देखो राम को पता है कि इसके साइड में श्याम का घर है, क्या है? तो इसके बगल में जो है वो श्याम का घर है, इधर मोहन का घर है, इधर घनश्याम का घर है और इधर राजू का घर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो ये जब नक्शा बनेगा तो इसमें जो चौहद्दी होगी उसमें क्या होगा? तो उसमें पता रहेगा कि इधर श्याम का घर है, इधर राम का घर है, इधर जो है मतलब इधर श्याम का घर है, इधर मोहन का घर है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो गया किधर मैंने किसका घर बनाया था। तो उसको जो है अपनी चौहद्दी पता होती है कि ये जो जमीन है, मान लो अगर राम का जमीन है तो इधर से जो है वो कितना लंबाई है, इधर कितनी लंबाई है, इधर कितनी लंबाई है, इधर कितनी लंबाई है। तो ये जो है वो जमीन का चौहद्दी हो गया। तो हर एक गांव के जो निवासी होते हैं उससे पता होता है कि उसकी गांव का जो चौहद्दी है वो कितना है। इसलिए वो क्या करते हैं? तो इसलिए वो जो है अपनी सीमा के भीतर जितना भी प्राकृतिक संपदा है उस सब का देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग जो है वो दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले जो है वो छोटा शुल्क अदा करते हैं। अगर अगर मान लो मेरे गांव से आपको जो है वो लकड़ी लेकर जाना है तो आपको क्या करना होगा? आपको जो है मुझे थोड़ा सा शुल्क देना होगा। क्यों? क्योंकि मैं बदमाश हूँ, बदमाश। मैं क्या हूँ? तो बदमाश हूँ। अगर आप नहीं दोगे ना तो फिर मैं पकड़ के आपको पूरा मारूंगा, समझ जाओ। तो वैसा नहीं है ये, मतलब एक मजाक में है, ऐसा नहीं सीरियस ले लेना। तो उन लोगों के बीच जो है मतलब एक आपसी जो है वो संगठन बना पड़ा है कि अगर आप मेरे यहाँ से लोगे तो आपको कुछ शुल्क देना होगा, मैं आपके यहाँ से लूंगा तो मैं आपको शुल्क दूंगा।
तो कोई भी गांव का अगर दूसरे गांव में जाके कोई लकड़ी वगैरह लेता है तो उसको क्या करना पड़ता है, तो शुल्क देना पड़ता है, जिसकी जो है वो देवसारी डांड का मान कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे जो है वो देवसारी या फिर डांड का मान कहा जाता है। ये जो शुल्क होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है वो देवसारी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना कि दूसरे गांव से जब लकड़ी लाते हैं, जो शुल्क देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है वो देवसारी या फिर डांड का मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो देवसारी या फिर डांड का मान कहा जाता है। कुछ गांव जो है वो अपने जंगल की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं। कुछ गांव क्या करते हैं, तो कुछ गांव के लोग जो है वो अपना जंगल का जो है देखभाल के लिए एक चौकीदार रखते हैं कि वो क्या करेगा, तो जंगल का जो है वो पूरी तरह से देखभाल करेगा, पूरी तरह से हिफाजत करेगा। जिन्हें क्या किया जाता है, तो जिन्हें जो है वो वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर एक घर से जो है वो अनाज को कलेक्ट करके लाया जाता है, जमा करके लाया जाता है, और जो चौकीदार होता है उसे दे दिया जाता है। जैसे अभी देखो, मान लो कोई दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में सोसाइटी होता है, तो वहां पर क्या होता है, तो मेंटेनेंस चार्ज लगता है। ठीक है, मेंटेनेंस चार्ज से फिर सिक्योरिटी गार्ड को पैसा जाता है, पानी का बिल हो गया, बिजली हो गया, ये सब तरह तरह का जो होता है। मान लो अगर किसी का घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो मेंटेनेंस चार्ज वगैरह दिया जाता है, ताकि आपका घर जो है वो सुरक्षित हो, आपका घर का जो है वो सुरक्षा हो, जो गार्ड है वो देखे कि कहीं आपके घर में कोई चोर तो नहीं घुस रहा है। तो ये सब चीज का वो लोग जो है वो हिफाजत करता था, जिसके बदले में जो है वो चौकीदार को क्या मिलता था, तो थोड़ा थोड़ा अनाज हर एक घर से मिलता था। हर साल क्या होता था, हर साल जो है वो बड़ी सभा का आयोजन होता था, जहाँ एक परगने परगने मतलब हो गया कि पूरा गांव का समूह। तो जहां पर क्या होता था, तो एक परगने के गांव के मुखिया जुटते थे और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दे पर चर्चा करते थे। तो जहां पर क्या होता था, एक सभा होता था और जितने भी आसपास में गांव रहते थे, वहां के जो है मुखिया जुटते थे और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दे पर ये लोग क्या करते थे, चर्चा करते थे कि आखिर में जंगल का जो है वो क्या हो सके, जंगल का जो है वो किस प्रकार विकास हो सके। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि आखिर में बस्तर में जो है वो कैसे कैसे लोग रहते थे। पहले हम लोगों ने जो है वो बक्सर का भौगोलिक क्षेत्र जान लिया कि दक्षिण की ओर पर जो है ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी छोर है। इसमें क्या है, तो इससे जो है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मद्रास की महाराष्ट्र की जो है वो सीमा लगती है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि बक्सर का जो है केंद्रीय जो भाग है वो पठारी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर जो है वो 5 तरह के आदिवासी समुदाय रहते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं, वो लोगों का कहना है कि धरती जो है वो लोगों को धरती माँ से मिली है, इसलिए जो है वो धरती का पूजा करते हैं। साथ साथ वो लोग नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं जितना ये लोग धरती को मानते हैं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं क्या है, कि इन लोगों को हर एक अपना जो है गांव का चौहद्दी पता होता है, इसलिए गांव के अंदर जितना भी प्राकृतिक संपदा होती है उसका ये लोग क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। और अगर एक गांव का आदमी जो है वो दूसरे गांव से लकड़ी लेकर आता है, तो उसे शुल्क देना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है, देवसारी या फिर दंड का मान कहा जाता है। और कुछ गांव में जो है वो जंगल की हिफाजत के लिए चौकीदार रखा जाता है, और चौकीदार को जो है वो लोगों के घर से जो है वो अनाज लाकर दिया जाता है। और उसके बाद जो है क्या होता है, तो हर एक साल जो है वो एक सभा का आयोजन होता है, जिसमें जो है वो एक परगने का जो है वो मुखिया जो है वो एकजुट होता है, और उसके बाद वो लोग जो है वो तमाम तरह का चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने बक्सर के बारे में जान लिया, उसका भौगोलिक क्षेत्र जान लिया, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कौन कौन समुदाय के लोग रहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि लोगों के भय क्या थे। ठीक है, लोगों का जो है वो डर क्या था। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार ने जब 1905 में जब जंगल को 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंती खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादकों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग जो थे वो बहुत परेशान हो गए। जब सरकार ने क्या किया, तो 1905 में जब सरकार ने जंगल को 2/3 हिस्से को आरक्षित कर लिया, मतलब मान लो कि ये पूरा जंगल है, तो इसका जो है वो 2/3 हिस्सा जो है वो क्या कर लेगा, तो उसको जो है वो अपने कब्जे में ले लेगा, अपने हिस्से में ले लेगा, और साथ साथ आरक्षित कर देगा उसको। घुमंतू खेती को रोक लगाने और शिकार व वन्य उत्पादनों के संग्रह पर पाबंदी लगा दी गई। यानी अब जो है वो घुमंतू खेती नहीं होगी, घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई। साथ साथ शिकार पर भी रोक लगा दिया गया,
और वन्य उत्पादकों के संग्रह पर पाबंदी लगा दी गई। वन उत्पादकों का संग्रह से आशय यह है कि जैसे जंगल जाते थे, वहां से जाके लकड़ियां तोड़ कर लाते थे, तो इन सब चीज पर जो है वो पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा। जिससे क्या हुआ, जिससे जो है वो बस्तर के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, तो औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, तो 1905 में इन्होंने जो है वो जंगल आरक्षित करने का जो है वो एक नियम बनाया, एक कानून बनाया। ठीक है, तो उससे क्या हुए, तो उससे जो है वो बस्तर के लोग जो हैं वो परेशान हो गए। कुछ गांव को आरक्षित वन में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वहां के जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे, तो वो जो है वो लकड़ी कटाई में मदद करेंगे, लकड़ी कटाई और ढुलाई में जो है वो मुफ्त काम करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। कुछ गांव को जो है इसलिए आरक्षित वन में रखा गया ताकि वहां के लोग जो है वो क्या करेंगे, तो वन विभाग के जो पेड़ों की कटाई होती थी और ढुलाई का काम जो है वो मुफ्त में करेंगे। देखो, आरक्षित वन कर दिया गया, वन अगर जंगल जो है उसको आरक्षित कर दिया गया तो सब गांव को जो है वहां जाने की जो है वो अनुमति नहीं थी, सब गांव को वहां जाने का जो है वो परमिशन नहीं था। लेकिन कुछ कुछ गांव को जो है वहां पर जो है वो जाने का परमिशन दे दिया गया, या फिर कुछ गांव जो था वो जंगल में ही बसा था। ठीक है, तो इस शर्त पे दिया गया ताकि वहां के लोग क्या करेंगे, तो जो लकड़ी की कटाई होगी उसमें मदद करेंगे, लकड़ी की ढुलाई में, ढुलाई मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मदद करेंगे, और जंगल से जो है वो जंगल को जो है वो आग से बचाएंगे। तो इन शर्त पे जो है वो कुछ गांव को जो है वो आरक्षित वन में शामिल किया गया। बाद में इन्हीं गांव को जो है वो वन ग्राम कहा गया। याद रखना कि वन ग्राम जो है वो किसे कहा गया, तो वन ग्राम जो है उस गांव को कहा गया जो गांव जो था आरक्षित वन के अंतर्गत आता था। ठीक है, बाकी गांव के लोग जो है वो बगैर किसी सूचना या मुआवजा के हटा दिए गए। बाकी जो गांव के लोग थे वो बिना किसी सूचना या फिर बिना किसी मुआवजा का जो है वहां से हटा दिया गया। मुआवजा मतलब उन लोगों को जो है वहां पर जो है वो कोई भी पैसा नहीं मिला, वो जिस जमीन पे रह रहे थे उस जगह से उन लोगों को हटा दिया गया, और बिना कोई सूचना, बिना कोई नोटिस और बिना कोई पैसा दिए उन लोगों को वहां से हटा दिया गया। और कुछ लोगों को रहने दिया गया, जिसको जो है क्या कहा गया, तो वन ग्राम कहा गया। काफी समय से लोग काफी समय से गांव वाले जमीन में बढ़ते हुए लगान और औपनिवेशिक अफसर के हत्थे बगैर और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। मतलब लोग क्या थे, लोग जो थे वो लगान बढ़ता जा रहा था, उसके बाद जो अफसरों के हाथ बेगार, मतलब ये जो है बिना पैसे के लोग वहां पर क्या कर रहे थे, तो मजदूरी कर रहे थे। यहाँ पर देखो क्या किया गया था, तो इस शर्त पर रख दिया गया था कि ये लोग जो है वो मुफ्त में काम करेंगे। तो औपनिवेशिक सरकार जो था वो क्या कर रहा था, लोगों के ऊपर जो है वो लगान लगा के रखा था, और साथ साथ जो था ये लोग मुफ्त में काम कर रहे थे, जिसके कारण लोगों के बीच क्या था, तो जिसके कारण लोगों के बीच जो है वो नाराजगी थी। इसके बाद क्या हुआ, भयानक अकाल का दौर आया। पहला अकाल जो है वो 1899 से लेके 1920 के बीच चला, 1900 के बीच चला, मैं 20 बोल दिया, सॉरी। तो पहला अकाल जो है वो 1899 से 1900 तक चला, और दूसरा अकाल का साल जो था वो 1907 से 1908 के बीच चला। और जब वन आरक्षण का कानून आया तो उससे क्या हुआ, तो इससे जो है इसमें चिंगारी फैल गया, लोगों के बीच जो है वो चिंगारी फैल गया। वन आरक्षण का कानून कब आया, तो 1905 में जो है वो वन आरक्षित किया गया। और पहला अकाल का दौर जो था वो 1899 से लेके 1900 के बीच एक साल का था, और दूसरा जो था वो 1907 से लेके 1908 के बीच था। ठीक है, याद रखना कि अकाल का दौर कब था। तो जब वन आरक्षित हो गया तो इसमें जो है वो लोगों के बीच जो है वो चिंगारी का काम किया। लोगों के बीच क्या हुआ, तो आग लगाने का काम लोगों के बीच किया। वन आरक्षण जब हुआ था, लोगों ने बाजार में त्योहार के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर जो है वो चर्चा करना चालू कर देते थे। जब भी लोग अगर मार्केट में देखो सब्जी लेने गया या फिर कोई सामान लेने के लिए लोग गए, तो वहां पर जब भी लोग इकट्ठा होते थे तो वो लोग क्या करते थे, वहां पर जमा होकर जो है वो इस बात पर चर्चा करते थे कि ये जो वन आरक्षित किया गया है, ये जो नियम बनाया गया है, ये जो है वो बिल्कुल खराब है। मुखिया, पुजारी और जितने भी लोग थे त्योहार के मौके पर या फिर बाजार में या फिर गांव के किसी भी इलाके में अगर इकट्ठा होते थे, तो ये लोग जो है इस मुद्दे पर जो है वो चर्चा करना शुरू कर देते थे। कोंगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग जो थे इस मुहिम में सबसे आगे थे।
कोंगेर गांव के जो लोग थे, कोंगेर वन के जो धुरवा समुदाय के लोग थे, वो जो इस मुहिम, ये मुहिम कौन सा मुहिम, तो ये जो मुद्दा जो चर्चा हो रहा था उसमें जो है ये सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। जो वन आरक्षण था वो सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, तो कोंगोर वन में लागू हुआ था, कोंगेर वन में लागू हुआ था। और यहाँ के जो धुरवा समुदाय के लोग थे वही जो थे इस मुहिम में, ये जो चर्चा छिड़ रहा था इसमें सबसे ज्यादा आगे थे, क्योंकि आरक्षण जो था वो सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, तो कोंगेर वन में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखना कि आरक्षण जो था वो सबसे पहले, वन आरक्षण जो था वो कहाँ पर लागू हुआ था, तो कोंगेर वन में लागू हुआ था। और धुरवा समुदाय जो था वो जो था इस मतलब ये जो चर्चा हो रही थी इसमें सबसे ज्यादा आगे था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, इनमें जो था मतलब ये जो लोग जो थे इकट्ठा होते थे, इसमें जो है इनका कोई नेता नहीं था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। बहुत से लोग क्या मानते थे कि गुंडाधुर जो है, नेथानेर गांव के रहने वाले जो गुंडाधुर है, नाम ही देखो, नाम में ही पता चल रहा है, गुंडा, नाम से ही पता क्या चल रहा है, तो गुंडाधुर। ठीक है, याद रखना, गुंडाधुर जो थे वो क्या थे, तो इस आंदोलन में लोगों ने इनको जो है वो अपना नेता मान लिया था। लोगों ने क्या किया था, तो इनको अपना नेता मान लिया था। और इस आंदोलन में वो क्या थे, तो एक अहम शख्सियत थे। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च व तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे। 1910 में क्या हुआ, तो आम की जो टहनियां थी, मिट्टी के जो ढेले थे, मिर्च थी और तीर जो था, ये क्या होने लगा, तो गांव गांव चक्कर काटने लगा। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। ये सब चीज जो था, ये जो आम की टहनियां थी, मिट्टी के ढेले थे, मिर्ची थी, तीर था, ये सब क्या था, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो था वो बगावत का संदेश था। मतलब अब जो है लोग क्या चाहते थे, तो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना चाहते थे, अंग्रेजों से जो है वो लोहा लेना चाहते थे, युद्ध करना चाहते थे। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे के लिए कुछ कुछ मदद दी। जितना भी गांव था ना वो क्या कर रहा था, तो इस खर्चे के में जो है वो मदद कर रहा था। बाजार लूटा जा रहा था, अफसर और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थाने को लूटा व जलाया गया। अफसर और अधिकारी का जो घर था उसको क्या किया गया, तो अफसर और जो एक सेकंड, अफसर और जो व्यापारी का घर था उसको जो है वो लूटा गया, स्कूल और पुलिस थाने को लूटा गया और साथ साथ उन सब जगह को जला दिया गया। इन सब जगहों को क्या किया गया, जला दिया गया। तथा अनाज का जो है वो पूर्ण वितरण किया गया। जो अनाज इकट्ठा किया गया था इन सब जगह पे, व्यापारियों के घर में जो अनाज इकट्ठा किया गया था, इन सबको क्या किया गया, तो लोगों के बीच जो है वो पूर्ण वितरण किया गया, यानी दोबारा से जो है लोगों के बीच बांट दिया गया। जिन पर हमला हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज और इसके दमनकारी कानून से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। जिन लोगों पर भी हमला हुआ वो क्या था, तो वो लोग जो थे वो औपनिवेशिक राज से जो है वो जुड़े हुए थे, या फिर इसका जो दमनकारी कानून था, दमनकारी कानून मतलब लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था जो कानून से, तो उस सब चीज से ये लोग जो थे वो कहीं ना कहीं जो है ये लोग जुड़े हुए थे, तो उन्हीं लोगों पर जो है वो हमला हुआ था। इस घटनाक्रम के एक चश्मदीद गवाह मतलब जो अपने नजर से देखते हैं, अपने आंख से जो देखे हैं, तो वो जो थे मिशनरी विलियम वार्ड थे। कौन थे, तो मिशनरी विलियम वार्ड। उन्होंने लिखा कि पुलिस वाले, व्यापारियों और जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टर और व्यवसायियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। इन्होंने क्या लिखा कि मास्टर हो गया, स्कूल का मास्टर हो गया, व्यवसायी का हुजूम हो गया और साथ साथ जो है वो एक सेकंड, प्रवासियों का हुजूम, पुलिस वाले, व्यापारी और जंगल के अर्धदिलियों, ये सब क्या थे, तो चारों तरफ से जो है वो जगदलपुर में चले आ रहे थे। किन्होंने ये बात लिखा था, तो ये बात जो है वो मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा था। और ये कौन थे, तो ये जो थे, ये जो घटना हुआ था 1910 में, मतलब पुलिस थाने को लूटा गया था, स्कूल को लूटा गया था, तो उन सब का ये क्या थे, तो चश्मदीद गवाह थे। इन्होंने जो है वो अपने नजर से, अपने आंखों से देखा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। अब देखो लोग जो है वो बगावत कर रहे थे, तो अंग्रेज ने जो है वो क्या किया, तो उसके बदले में अंग्रेजों ने जो है वो सैनिक भेजना चालू कर दिया। आदिवासी नेता ने बातचीत करना चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबू को घेर कर उन पर गोली चला दी। अंग्रेज लोगों ने क्या किया, तो अंग्रेज लोग जो है, आप जैसे देखो, इसके बाद आप लोग जो जब जानोगे, जब आप क्लास 10th में जाओगे, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा भारत में राष्ट्रवाद,
एक चैप्टर था, आई थिंक 7 या 8 में था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था भारत में राष्ट्रवाद। उसी चीज को आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे। तो जब आप क्लास 10th में पढ़ोगे तो उसमें एक जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो वहां पर भी अंग्रेजों ने क्या किया था, वहां पर भी अंग्रेजों ने जो है वो लाखों की संख्या में लोगों को जो है वो मारा था, लोगों के ऊपर जो है वो गोली चलाई थी। जनरल डायर ने, जो अंग्रेज अफसर थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे उस समय, उन्होंने आदेश दिया कि जाओ लोगों को पे जो है वो गोली चला दो। तो इस समय भी जो है वो ऐसा ही हो रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए क्या किया, सैनिक को भेजा और सैनिक को ये आदेश दिया कि जाओ जाके लोगों पर गोली चला दो। जबकि आदिवासी नेता जो थे वो इन लोगों से बात करना चाहते थे, अंग्रेजों से बात करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज सेना जो था वो आदिवासी नेता का तंबू को घेर लिया और उस पर जो है वो गोली चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कीड़े बरसाते और उन्हें सजा देते हुए सैनिक जो है वो गांव-गांव घूमने लगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो जो बगावत में जो लोग शामिल थे उस पर क्या हुआ, तो उस पर जो है वो कोड़े बरसाए गए और साथ साथ क्या हुआ, उन्हें सजा दी गई और सैनिक जो थे उन्हें गांव-गांव लेकर घूमने लगे। जो लोग जो पकड़ा गए थे, जो लोग मतलब जो बगावत में पकड़ा गए थे, उन लोगों पर क्या हुआ, कोड़े बरसाए गए और उन्हें जो है उन्हें सजा देते हुए सैनिक जो थे वो गांव-गांव घुमाने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगल में चले गए थे। ज्यादातर गांव क्या हुआ, तो ज्यादातर गांव जो है वो खाली हो गया क्योंकि लोग जो थे वो भागकर कहाँ चले गए थे, तो लोग भागकर जो है वो जंगल में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीना का समय लग गया। अंग्रेजों को जो है वो स्थिति पर नियंत्रण पाने में 3 महीने का समय लग गया। फरवरी से मई तक जो है वो 3 महीने का समय लग गया। फिर भी वे जो है वो गुंडा ढोर को जो है वो कभी नहीं पकड़ पाए। इन्होंने क्या किया, तो जंग देखो लोगों पर जो है वो कोड़े बरसाए गए। जो लोग वहां पर शामिल थे, जो आदिवासी नेता था, उन लोगों को पकड़ा गया, लेकिन ये जो गुंडा धुर थे इनको जो है वो अंग्रेजों ने कभी पकड़ ही नहीं पाया। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम जो है वो कुछ समय के लिए रुक गया और आरक्षित क्षेत्र को 1910 से पहले ही योजना से लगभग आधा कर दिया गया। जब विद्रोह हुआ तो उससे क्या हुआ, उससे जो है एक लाभ यह मिला कि आरक्षण का काम जो था वो कुछ समय के लिए रुक गया था। कुछ समय के लिए क्या हो गया था, तो स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी जो है वो 1910 से पहले योजना से जो है वो लगभग आधा कर दिया गया। ठीक है, याद रखना कि योजना से लगभग जो है वो आरक्षित वन को कब आधा कर दिया गया, तो 1910 में जो बगावत हुई उसके बाद। बस्तर के जंगल और लोगों की कहानी जो है यहीं खत्म नहीं होती है। आजादी के बाद भी लोगों को जंगल से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित करने की नीति कायम रही। ठीक है, बस्तर के लोग की जो कहानी है यहीं पर जो है वो खत्म नहीं होती है, 1910 में ही खत्म नहीं होती है। ठीक है, आजादी के बाद भी क्या हुआ, तो लोगों को जो है वो जंगल से बाहर रखा गया। जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए, औद्योगिक मतलब फैक्ट्री के उपयोग के लिए, जहां पर मतलब सामान वगैरह बनता है, तो उसके उपयोग के लिए क्या किया गया, तो आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4,600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार की पेड़ लगाया जाए। ठीक है, तो विश्व बैंक ने क्या किया, कहा, जो वर्ल्ड का बैंक है, तो उसने क्या कहा कि जो आरक्षित क्षेत्र है उसमें क्या किया जाए, उसमें जो है वो साल के वृक्ष को हटा दो। जो प्राकृतिक साल वन है, जो साल का वृक्ष है, उसको हटा दो, उसके जगह पर क्या कर दो, तो देवदार का पेड़ लगा दो। उसके जगह पर क्या कर दो, तो उसके जगह पर जो है वो देवदार का पेड़ लगा दो। क्योंकि देवदार का पेड़ क्या है, तो कागज उद्योग में लुगदी का काम करता है। लुगदी देखो क्या होता है, लुगदी जो है वो कच्चा सामग्री होता है जिससे कागज बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है क्या किया, तो विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए लगभग 4,600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वन की जगह देवदार की पेड़ लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, स्थानीय पर्यावरणविदों के विद्रोह से फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। जब लोगों ने विद्रोह किया तो ये जो योजना था, कौन सा योजना, तो साल वनों की जगह देवदार पेड़ लगाने की योजना थी, इसको जो है वो रोक दिया गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि बस्तर में क्या हुआ। तो बस्तर में जो है लोगों ने विद्रोह किया, उससे जो है वो आरक्षित वन का जो क्षेत्र था वो आधा हो गया। उसके बाद उन लोगों की कहानी जो है वो 1910 में ही खत्म नहीं हुई। 1970 के दशक में भी जो है विश्व बैंक ने कह दिया
कि लुगदी के लिए, कागज की लुगदी के लिए 4,000 हेक्टेयर में जो है वो साल वन की जगह देवदार पेड़ को लगाया जाए। तो यहाँ तक जो था, यहाँ तक जो है हम लोगों का क्या था, तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने आज के पार्ट में कर लिया कि लोगों का भय क्या था। तो लोग जो थे वो भय से जो है वो छुप कर चले जा रहे थे। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ज्यादातर लोग जो थे वो डर से क्या हो गए थे, तो डर से जो है वो गांव छोड़कर जो है वो जंगल की ओर भाग गए थे। ठीक है, तो ये जो है पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जावा के जंगल के बारे में, कि आखिर में जावा के जंगल में क्या क्या बदलाव हुआ। तो आज के पार्ट में इतना ही। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।